हाँ नहीं हाँ, रिकॉर्डिंग चालू कर दो। ठीक है, सो अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रिंग्स, लेट अस गो टू द नेक्स्ट चैप्टर नाउ स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स में एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली नोट से पढ़ा था और फिर इसका प्रोग्राम में टाइप करता। तो व्हाट इज मेंट बाय अ स्ट्रिंग? तो स्ट्रिंग जो है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स विच रिप्रेजेंट्स टेक्स्ट डेटा। ओके, we can say that string is a collection of characters which represents text data. It represents a word or sentence, and string value is always written in double quotes in Java. अगर मुझे string create करना है तो what I need to do, मुझे string class पे new keyword use करना पड़ेगा. I will need to use new keyword on the string class name to create a string value. So यहाँ पे मैंने एक string class का object create किया है और उसके लिए मैंने ये string class पे new keyword use किया। तो this statement is creating a string class object और उसकी value abcdf है और वो जो string class object create हुआ है वो str में store होगा। Now unlike C language जहाँ पर string value हम character array में store करते हैं, जावा में string value हम character array में store नहीं करते, उसके लिए हम string class का object बनाते हैं। Now the next point is, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, कि स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके अलग अलग तरीके क्या? तो अगर मुझे स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसके चार अलग तरीके। द फर्स्ट वे इज विदाउट यूजिंग द न्यू कीवर्ड। So if I want to create string class object Manthan, then the first way is without using the new keyword. String class जो है ये एकमात्र क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें न्यू कीवर्ड की जरूरत नहीं। विदाउट यूजिंग द न्यू कीवर्ड हम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी जितने भी क्लासेस है रोहन, उनका ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे मुझे और एक इसकी खासियत बतानी है कि जब हम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विदाउट यूजिंग द न्यू कीवर्ड तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होगा? मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स without using the new keyword, sorry, when we create objects of a class using the new keyword, वो कहाँ पे create होते हैं ऑब्जेक्ट्स? वो हीप मेमोरी में क्रिएट होते हैं। ओके, दे आर क्रिएटेड ऑन द हीप मेमोरी। पर स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं, बिकॉज देर आर 4 ways ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग। और जैसे मैंने अभी बताया कि उसका जो फर्स्ट वे है, जो पहला तरीका है वो ये है कि विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड हम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया और स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो हीप मेमोरी पे क्रिएट नहीं होगा स्टूडेंट्स, वो स्ट्रिंग पूल मेमोरी पे क्रिएट होगा। नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रिंग पूल मेमोरी? स्ट्रिंग पूल मेमोरी भी रैम मेमोरी का हिस्सा है, वो उसका एक पार्ट होता है। जस्ट लाइक हीप मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ द रैम मेमोरी, स्ट्रिंग पूल मेमोरी ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ रैम। तो अगर मैंने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड तो वो कहाँ पे क्रिएट होगा? स्ट्रिंग पूल मेमोरी में क्रिएट होगा। पर स्ट्रिंग पूल मेमोरी की खासियत क्या है वो आपको बता दो। सी, हीप मेमोरी पे जब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन हैव द सेम वैल्यू, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के वैल्यूज सेम हो सकते हैं। पर स्ट्रिंग पूल मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ द रैम मेमोरी और वो सिर्फ स्ट्रिंग्स के लिए होता है और किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए स्ट्रिंग पूल मेमोरी यूज नहीं होता। अभी स्ट्रिंग पूल मेमोरी का एक फीचर है, वो ये है कि स्ट्रिंग पूल मेमोरी पे
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैनॉट हैव द सेम वैल्यू, मतलब एक वैल्यू के लिए एक ही ऑब्जेक्ट होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकते ऑन द स्ट्रिंग पूल मेमोरी। तो इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। जब ये दो स्टेटमेंट रन होंगे तो क्या होगा, देखो जब ये पहला स्टेटमेंट रन होगा तो वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा स्ट्रिंग क्लास का, जिसकी वैल्यू ABCDF है, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का, ये स्ट्रिंग पूल मेमोरी पे क्रिएट होगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया, मतलब नाउ जब ये सेकेंड स्टेटमेंट रन होगा तो अगेन JVM विल चेक कि हमने न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया, तो अगेन इट विल नो कि ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग पूल मेमोरी पे क्रिएट होना है। पर JVM क्या करेगा, वो पहले चेक करेगा कि स्ट्रिंग पूल मेमोरी पे ऑलरेडी इस वैल्यू का ऑब्जेक्ट है क्या। तो क्या करेगा, वो चेक करेगा इज देयर ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू ABCDF है। तो अगर, देखो मैं इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा तो ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सो जैसे मैंने बताया, जब ये फर्स्ट स्टेटमेंट रन हुआ था रोहन, तो उसने एक स्ट्रिंग पूल मेमोरी पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसकी स्ट्रिंग वैल्यू ABCDF है, और उसे str1 एक्सेस कराए। उसके बाद जब ये सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो क्या करेगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट को अभी str2 एक्सेस करेगा। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्ट को str2 एक्सेस करेगा। सो वो सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए या str2 के लिए और एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था रोहन, विच वॉज एक्सेस बाय str1, अभी उसी ऑब्जेक्ट को वो str2 को भी असाइन करेगा। मतलब str1 और str2 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट एक्सेस करेंगे रोहन, जिनकी वैल्यू ABCDF लोअर केस में। तो आफ्टर बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट, ये दोनों स्टेटमेंट रन होने के बाद str1 str2 एक ही ऑब्जेक्ट को एक्सेस करे रैम मेमोरी में, और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, ABCDF लोअर केस में। तो योर, अगर मैंने str1 इक्वल टू str2 लिखा तब क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, जब आप इक्वल टू दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में यूज करते हैं, कीप दिस इन माइंड स्टूडेंट्स, कि ये उनके वैल्यूज चेक नहीं करेगा, वो उनके एड्रेसेस कंपेयर करेगा। मतलब रैम मेमोरी में जो उनके एड्रेसेस है रोहन, वो कंपेयर हो। तो यहाँ पे str1 str2 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को एक्सेस करे सीरीज, इसलिए दोनों का एड्रेस सेम है, इसलिए इसका ट्रू है। क्लियर ना, str1 इक्वल टू str2 का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू है, नॉट बिकॉज उनके वैल्यूज सेम है बट बिकॉज उनके एड्रेसेस सेम। अगर मैंने और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होता स्ट्रिंग str3 इज इक्वल टू ABCDF, ये कैपिटल मतलब, अभी इसके लिए क्या होता है, नाउ ये A कैपिटल मैटर करता है, तो इसकी वैल्यू अलग कंसिडर होगी, डिफरेंट कंसिडर होगी। इट विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, एक नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करेगा स्ट्रिंग पूल मेमोरी पे रोहन, जिसकी वैल्यू क्या है, ABCDF कैपिटल में, मतलब A कैपिटल में और बाकी स्मॉल केस, बिकॉज जावा केस सेंसिटिव होता है। सो एज आई टोल्ड, यहाँ पर इट विल मैटर कि वो जो वैल्यू है वो लोअर केस में है या अपर केस में। यहाँ पे क्या हुआ है कि सब कुछ लोअर में था, ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम थे, इसलिए उसने सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विच वाज एक्सेस बाय str1 एंड str2। बट जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसने क्या किया, उसने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसकी वैल्यू ABCDF है, और वो स्ट्रिंग पूल मेमोरी पर क्रिएट होगी, और क्योंकि इसकी वैल्यू डिफरेंट कंसिडर होगी क्योंकि A कैपिटल है, तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एंड उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसको असाइन होगा रोन, str3 को। तो अगर मैंने अभी str2 इक्वल टू str3 लिखा क्षितिज, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। str1 इक्वल टू str3 रोहन, दिस विल आल्सो रिटर्न फॉल्स। सो str1 इक्वल टू str2 ट्रू देगा, क्योंकि दोनों के एड्रेसेस सेम है, क्योंकि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर। बट str2 इक्वल टू str3 will give us false row, clear ना, because they are accessing different objects, and str1 इक्वल टू str3 मंथन also ये false देगा क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर। okay, so I hope it is clear till here. Okay, now this is the first way for creating a string.
की तो रॅम मेमरी हा म्हणजे व्हॅल्यू सेम असेल तर दोघांना सेम रॅम मेमरी अलोकेट होईल तितकंच. नाउ सेकंड पॉइंट मतलब rather second way for creating string class object is using the new keyword. तो न्यू कीवर्ड यूज करके भी हम जैसे नॉर्मल बाकी के क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. सो अगर मैंने न्यू कीवर्ड यूज करके स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो कहाँ पे क्रिएट होगा? वो हीप मेमोरी पे क्रिएट होगा. कीप दिस इन माइंड. तो यहाँ पे जब ये स्टेटमेंट रन हुआ तो उसने क्या किया? एक नया स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हीप मेमोरी पे, और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है? ABCDF लोअर केस. जब ये सेकेंड ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट किया तब नाउ सी यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड और एक बार यूज किया, और मैंने क्या कहा था? हीप मेमोरी पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड टू हैव द सेम वैल्यू. तो जब ये फर्स्ट स्टेटमेंट रन हुआ मतलब उसने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हीप मेमोरी में, जिसकी वैल्यू ABCDF लोअर केस. पर जब वो सेकेंड स्टेटमेंट रन हुआ, अगेन JVM विल सी दैट मैंने न्यू कीवर्ड का यूज किया. तो JVM को ये पता चलेगा कि ये हीप मेमोरी पे क्रिएट होना चाहिए, और हीप मेमोरी पे वो अलाउड है कि अलग ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के वैल्यू सेम हो सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा? ये स्टेटमेंट एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा हीप मेमोरी पे, और ये जो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है हीप मेमोरी, उसकी वैल्यू भी क्या होगी? ABCDF होगी. मतलब ये रैम मेमोरी में कैसे अरेंज होगा? ऐसे. ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट था जिसकी वैल्यू ABCDF है लोअर केस में और उसे str1 एक्सेस कर रहा है. ये सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू ABCDF है हीप मेमोरी में और उसे str2 एक्सेस कर रहा है. मतलब str1 और str2 रोहन दो अलग ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करे जिनकी वैल्यू सेम है. तो अगर मैंने str1 इक्वल टू str2 लिखा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स है. ठीक है, इसका आउटपुट फॉल्स है बिकॉज str1 और str2 के रैम मेमोरी लोकेशंस अलग है. ठीक है, बिकॉज str1 और str2 दोनों अलग ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करे इसलिए इनके रैम मेमोरी लोकेशंस अलग है. तो str1 इक्वल टू str2 विल रिटर्न फॉल्स इवन दो दोनों की वैल्यू सेम. जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जब आप इक्वल टू दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में यूज करोगे रोहन, वो उनके वैल्यूज कंपेयर नहीं करेगा, वो उनके एड्रेसेस कंपेयर करेगा शिरीष. तो str1 str2 के वैल्यूज सेम और उनके एड्रेसेस अलग है शिरीष. तो इसका फॉल्स है. क्लियर ना? ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू यूज द इक्वल टू बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, वो वैल्यूज कभी नहीं कंपेयर करता, मतलब उनके एड्रेसेस कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है पर एड्रेस अलग है ना, मतलब तो इसलिए इसका फॉल्स है. ओके. अब आपके माइंड में शायद एक डाउट आ सकता है कि इन दैट केस अगर हमें सिर्फ वैल्यूज कंपेयर कर स्ट्रिंग वैल्यू कंपेयर कर दो ऑब्जेक्ट्स तो वो कैसे करते हैं? उसके लिए नहीं, उसके इक्वल टू नहीं, दैट्स असाइनमेंट ऑपरेटर. उसके लिए इक्वल्स नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो मैं अभी इसके प्रैक्टिकल्स में एक्सप्लेन करूंगा. नाउ द थर्ड वे ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग इज कन्वर्टिंग कैरेक्टर एरे टू स्ट्रिंग. यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया है, एरे वेरिएबल, और उसे ABC असाइन किया. ऑलरेडी ये मैंने 1D एरे में पढ़ाया था कि दिस इज द वे ऑफ एक्सप्लिसिटली क्रिएटिंग एरे. तो यहाँ पे मुझे न्यू कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है. तो ये एक एरे क्रिएट करेगा और वो ARR1 को असाइन करेगा. नाउ यहाँ पे वो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसमें ARR1 पास करेगा. नाउ यहाँ पे आफ्टर क्रिएटिंग द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट व्हाट विल हैपन इज वो जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो str में स्टोर होगा और str की वैल्यू क्या होगी? ABC होगी. क्लियर? So this is the way of converting character array to string. नाही नाही, कारण ऑलरेडी आम्ही न्यू स्ट्रिंग केलं ना. न्यू स्ट्रिंग मध्ये तो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंगच क्रिएट करतोय, पण ह्याच्यामध्ये फक्त तुला कॅरेक्टर अरे पास करता येईल. जर इंटीजर टाइपचा अरे पास केला तर एरर येतो. तसं. और जो चौथा तरीका है अगेन दैट इज कन्वर्टिंग कैरेक्टर अरे टू स्ट्रिंग. तो उसके लिए मैंने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें ARR पास किया और 02 लिखा. अब ये 02 का मतलब क्या है? इट विल स्टार्ट फ्रॉम कैरेक्टर एट इंडेक्स 0 और वो दो कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेगा. ठीक है. सो यहाँ से वो यहाँ पे वो क्या करेगा? ए से शुरू करेगा और एग्जैक्टली दो कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेगा, AB.
क्लियर ना? सो ये जो सेकंड इनपुट मैंने पास किया क्षितिज, इट मींस फ्रॉम विच इंडेक्स टू स्टार्ट, मतलब वो इंडेक्स 0 से शुरू करेगा। और जो थर्ड इनपुट मैंने पास किया 2, 2 का मतलब अभी ये जो थर्ड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स का मतलब थर्ड इंडेक्स डजंट मीन द कैरेक्टर इंडेक्स, उसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब वो इंडेक्स 2 से शुरू करेगा और एग्जैक्टली दो कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, ए बी आएगा। क्लियर ना? इसका ए बी आउटपुट है। ओके। नाउ स्ट्रिंग के बारे में और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इसके बारे में भी इस पॉइंट के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। वो ये है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है वो इम्यूटेबल होता है। दिस मीन्स उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे बहुत बार स्टूडेंट्स इसे मतलब इस पॉइंट में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। उनको इम्यूटेबिलिटी का जो मतलब है वो ये लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने नीचे लिखा str1 इक्वल टू एक्स वाई जेड। ओके, अगर मैंने नीचे लिखा str1 इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो दे विल फील दैट यहाँ पे एरर है। बट एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि यहाँ पे एरर नहीं आएगा। देखो, इम्यूटेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप वेरिएबल की वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। ये वेरिएबल है ना, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो राइट साइड का पार्ट है, जो मैंने डबल कोट्स में लिखा है रोहन, वो ऑब्जेक्ट। तो जब मैं कहता हूँ कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल, इसका मतलब ये नहीं कि वेरिएबल इम्यूटेबल। ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड को आता है। तो ये ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है अभी, इन दिस केस कहाँ पे क्रिएट हुआ है, स्ट्रिंग पूल मेमोरी में, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो इसको भी मैंने विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया। हाँ, और यहाँ पे और एक जरूरी बात, वेदर द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑन हीप मेमोरी और पूल मेमोरी, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमेशा क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। इट डजंट मैटर कि वो स्ट्रिंग पूल मेमोरी पे क्रिएट हुआ है या हीप मेमोरी पे क्रिएट हुआ है, पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल ही होता है। नाही, नाही. मी ते सांगतो. आता मी खाली एक्झाम्पल सकट एक्सप्लेन केलं होतं. मग ते जास्ती क्लिअर होतं. नाही, str1 इक्वल टू एक्स वाय झेड लिहिल्यावर वर, तर एरर नाही आला. कारण तिथे मी तेच म्हणतो की तिथे ऑब्जेक्ट चेंज नाही होत. ऑब्जेक्ट, हा हा म्हणजे नवीनच ऑब्जेक्ट क्रिएट होतो एक्स वाय झेड, आणि तो str1 मध्ये स्टोअर झाला. आणि str1 चा जे लिंक आहे विथ ओल्ड ऑब्जेक्ट एबीसीडी तो ब्रेक झाला. हा हा म्हणजे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अजूनही रॅम मेमरीमध्ये, आणि तो आफ्टर सम टाइम डिस्ट्रॉय होतो. पण str1 आता नवीन ऑब्जेक्टला ऍक्सेस करतो. पर इम्यूटेबिलिटी का अ, सही मायने में मतलब क्या है, इसको यहाँ पे मैंने समझा इस एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, मैंने यहाँ पे टू अपर केस नाम का फंक्शन कॉल किया। अब ये टू अपर केस क्या करेगा, इट विल, जैसे इसका नाम बता रहा है, ये स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। इसके इसके बाद हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं, इस चैप्टर का फर्स्ट प्रोग्राम, की विच आर द मेंबर फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग क्लास। तो वहां पे हम स्ट्रिंग क्लास के जितने भी मेंबर फंक्शंस है वो डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो टू अपर केस क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टू अपर केस। ओके, तो जब ये टू अपर केस फंक्शन रन होगा तो क्या होगा, देखो str1 जिस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा था यहाँ पे, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, ये चेंज नहीं होगा। जब str1.2 अपर केस रन होगा, वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसकी वैल्यू abcdf अपर केस में, और वो जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिसकी वैल्यू abcdf अपर केस में है, वो रैम मेमोरी में डिस्ट्रॉय होगी, क्योंकि इट विल बी डिस्ट्रॉयड इन द रैम मेमोरी। और str1 अभी भी ओल्ड ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है जिसकी वैल्यू abcdf लोअर केस में, बिकॉज ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, आई हैव नॉट असाइंड इट अगेन टू str1, नीचे मैंने इसको रीराइट किया हुआ। यहाँ पे str1 इक्वल टू लिखा, यहाँ पे सिर्फ str1.2 अपर केस दिया। तो ये क्या करेगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसकी वैल्यू abcdf अपर केस में होगी मतलब, पर वो जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो रैम मेमोरी में डीएलोकेट होगा, मतलब डिस्ट्रॉय होगा, बिकॉज वो हमने किसी भी वेरिएबल को असाइन नहीं किया, क्योंकि str1.2 अपर केस हमने किसी वेरिएबल को असाइन नहीं किया। तो str1 अभी भी लोअर केस abcdf को एक्सेस कर रहा है, तो अभी इसका आउटपुट क्या होगा, abcdf लोअर केस। हाँ, खाली लिख,
सो मैंने ऊपर का कोड वही मैं एक्सप्लेन करने वाला था, मैंने नीचे लिखा str1 इक्वल टू str1 डॉट टू अपर। तो ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा स्ट्रिंग क्लास का, जिसकी वैल्यू एबीसीडी अपर केस में होगी। पर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो मैंने str1 को असाइन किया, बराबर। तो str1 अभी न्यू ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है, जिसकी वैल्यू एबीसीडी अपर केस में। और जो ओल्ड ऑब्जेक्ट था उसका str1 से लिंक ब्रेक हो जाएगा। मतलब जो ओल्ड ऑब्जेक्ट है रोहन, इट विल बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द रैम मेमोरी, और str1 अभी न्यू ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगा, जिसकी वैल्यू एबीसीडी अपर केस। क्लियर हो? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? एबीसीडी अपर केस। ठीक ठीक। इतकंच डिफरन्स आहे. इथे str1 इक्वल टू लिहिलं नाही, फक्त str1 डॉट टू अपर केस. अँड दिस इज str1 डॉट इज इक्वल टू str1 डॉट टू अपर केस ना. ठीक है, ओके. सो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. रोहन क्लियर ना? एंड मंथन क्लियर है? क्षितिज ओके. ठीक है, तो इसको मैं ग्रुप पे डालता हूँ. एंड लेट अस गो टू द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ स्ट्रिंग्स, जिसमें हम स्ट्रिंग क्लास के कौन कौन से मेंबर फंक्शंस है वो पढ़ने वाले हैं. विच आर द मेंबर फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग क्लास. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम नाउ. राइट अ जावा प्रोग्राम. इसको VS कोड पे ओपन करता हूँ. तुमच्या लॅपटॉप VS कोड रन होतं ना? आणि म्हणतात तू पण इन्स्टॉल केलेस ना? ओके, चल. आणि ह्याचे जावाचे त्याच्यावर होत आहेत ना? ओके. ठीक है, इस फोल्डर को ओपन करता हूँ मैं. एंड जो फर्स्ट प्रोग्राम है अभी, उसमें हम स्ट्रिंग क्लास के कौन कौन से प्री डिफाइंड मेंबर फंक्शंस है वो देखने वाले हैं. तो इसमें लेट अस क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम, program1 डॉट जावा. लेट अस स्टार्ट. तो प्रोग्राम ये है, राइट अ जावा प्रोग्राम फॉर मेंबर फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग क्लास. तो import java डॉट util डॉट स्टार और स्कैनर. एक्चुअली यहाँ पे स्कैनर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टली हार्ड कोडेड वैल्यूज लूंगा. आप स्कैनर से भी इनपुट ले सकते हैं, बट उससे और भी कोड कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मेंबर फंक्शंस है स्ट्रिंग क्लास के जो हमें इस प्रोग्राम के थ्रू ये कवर कवर करने. सो डायरेक्टली डिफाइन अ क्लास कॉल्ड program1, और उसके अंदर मेन फंक्शन आएगा. उसके बाद मैं स्ट्रिंग str1 इक्वल टू abcdf लिखता हूँ. तो फर्स्ट मेंबर फंक्शन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अगर मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है तो टू अपर केस फंक्शन कॉल करना पड़ेगा. अभी स्ट्रिंग क्लास के जितने भी मेंबर फंक्शंस है, ऑल ऑफ देम फॉलो द इम्यूटेबिलिटी प्रॉपर्टी. मतलब किसी भी मेंबर फंक्शन को कॉल करने के बाद अगर मुझे उस वेरिएबल में चेंज चाहिए क्षितिज, तो वो मुझे फिर से str1 को असाइन करना पड़ेगा. मतलब उस वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा. अगर डायरेक्टली वो फंक्शन कॉल किया विदाउट असाइनिंग, तो कुछ भी चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो. तो यहाँ पे क्या आएगा? द स्ट्रिंग इन अपर केसेस. नाही, मी म्हणालो की हे डायरेक्टली str1 डॉट टू अपर केस लिहून चालत नाही. ते str1 ला परत असाइन करावं. मगच ते str1 मध्ये तो चेंज रिफ्लेक्ट. आता जे एक्सप्लेन केलं होतं. आता मी तो एक्झाम्पल, आणि हे सगळ्या फंक्शनला फॉलो करावं लागतं. जिथे आम्ही स्ट्रिंग व्हॅल्यू चेंज करतो. म्हणजे आता तसं टू लोअर केस नावाचं फंक्शन. सो इथे मी जस्ट टू लोअर केस लिहिलं तर ते चेंज नाही होणार. ते परत str1 ला असाइन करावं लागतं. म्हणजे त्या व्हेरिएबलला असाइन करावं. तसं नाहीतर ते चेंज रिफ्लेक्ट नाही होणार. म्हणजे तो सेमच व्हॅल्यू डिस्प्ले करेल. उसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन इज टू. अभी इसका मुझे मीनिंग भी लिखने की जरूरत नहीं. आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग. और इसको मैंने ABCDF कैपिटल किया बनता.
और लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो फंक्शन का नाम है टू लोअर केस। सो द स्ट्रिंग इन लोअर केस इज, और ये str2 आएगा यहाँ पे, str2 इक्वल टू str2 डॉट टू लोअर केस सीरीज, और ये str2 है। उसके बाद लेंथ फंक्शन, तो स्ट्रिंग str3 इक्वल टू, now यहाँ पे if you want you can either use new keyword on string name, मतलब आप हीप मेमोरी पे भी क्रिएट कर सकते हो या पूल मेमोरी, तो दोनों के लिए जैसे मैंने कहा ये मेंबर फंक्शंस अप्लाई होते हैं, और दोनों टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए ये जो इम्यूटेबिलिटी का फीचर है वो अप्लाई होता है। तो फॉर अ चेंज यहाँ पर मैं न्यू कीवर्ड यूज करके स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। नाउ सपोज मुझे इसकी लेंथ चाहिए, एंड यू कैन मेंशन एनी स्ट्रिंग हियर, आप चाहो तो आपका नाम लिख सकते हो, कोई लाइन लिख सकते हो, जो भी आप चाहो। नाउ इसका लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैं लिखूंगा द लेंथ इज प्लस str3 डॉट लेंथ। सो लेंथ नाम का प्री डिफाइंड मेंबर फंक्शन है स्ट्रिंग का, इट विल रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, और यहाँ पे वो स्पेस भी काउंट कर, स्पेस इज ऑल्सो काउंटेड एज पार्ट ऑफ द, ऑब्वियसली डबल कोट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यू, डबल कोट्स हमें लिखना पड़ता है बट वो स्ट्रिंग वैल्यू का हिस्सा कंसिडर नहीं। तो इसका लेंथ क्या प्रिंट होगा 7, बिकॉज बीच में स्पेस है, अगर दो स्पेस होते तो 8 प्रिंट होता ना। उसी तरह से अगर मुझे सी चाहिए, मतलब थर्ड इंडेक्स का कैरेक्टर चाहिए, तो आई राइट अ कैरेक्टर एट इंडेक्स 2 इज, उसके लिए कैरेट नाम का फंक्शन है रोन, तो क्या आएगा कैरेट एंड 2 आएगा। सो जस्ट लाइक एरे, मैंने एक बार आपको बताया था जस्ट लाइक एरे, स्ट्रिंग में भी हर कैरेक्टर को इंडेक्स होता है, और इंडेक्स काउंटिंग कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू। ओके, ना उसी तरह से अगर मुझे दो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करते हैं, तो स्ट्रिंग str5 is equal to suppose abcdf, and suppose str6 equal to new string, अगर न्यू यूज नहीं किया तो भी चलेगा, एंड mnopqr। ना मुझे str7 चाहिए और उसमें str5 और str6 के कॉन्केटिनेटेड वैल्यू चाहिए, तो मैं लिखूंगा str5 प्लस str6, ये एक नया स्ट्रिंग जनरेट करेगा जिसमें जिसमें abcdf पहले स्टोर होगा, फॉलोड बाय mnopqr। तो यहाँ पे तो क्या आएगा, कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग इज प्लस str7। और कॉन्कैट करने का और एक तरीका है, कॉन्कैटिनेशन के लिए क्षितिज हम कॉन्कैट नाम का फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, तो str7 डॉट कॉन्कैट एंड, नहीं str5 डॉट कॉन्कैट str6, तो ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग हैविंग str5 फॉलोड बाय str6, और यहाँ पे क्या आएगा, द कॉन्कैटिनेटेड वैल्यू इज str8, क्लियर ना। आइदर प्लस यूज कर सकते हो या ये कॉन्कैट फंक्शन कॉल कर सकते हो। ओके, आई डू वन मोर फंक्शन, देन एक 5 मिनट का गैप देता हूँ, तब तक आप ये गो थ्रू कर सकते हो। अगर मुझे कंपेयर करना, दो वैल्यूज कंपेयर करनी स्ट्रिंग वैल्यू, तो उसके लिए इक्वल्स नाम का फंक्शन, मींस मुझे एड्रेस कंपेयर नहीं करना है क्षितिज, मुझे वैल्यू सपोज कंपेयर करनी है, मतलब सपोज आई राइट abcdf एंड स्ट्रिंग str10 इज इक्वल टू ओनली abcdf। नाउ जैसे मैंने बताया अभी इनके एड्रेसेस अलग, बट आई डोंट वांट टू कंपेयर एड्रेस, मुझे वैल्यूज कंपेयर करने, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, इक्वल्स नाम का, सो इक्वल्स str10। तो ये इक्वल्स फंक्शन क्या करेगा, इट विल कंपेयर द टू स्ट्रिंग्स, और इसका आउटपुट क्या आएगा, द टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल एल्स नॉट इक्वल, बराबर ना। सो यहाँ पे जब वो कंपेयर करेगा, वो देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट विल कंपेयर द टू वैल्यूज एग्जैक्टली, मतलब वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर दोनों वैल्यू को कंपेयर करेगा, इवन नंबर ऑफ स्पेसेस सेम होने चाहिए, पोजीशन ऑफ कैरेक्टर सेम होना चाहिए, केस सेम होना चाहिए। तो इसमें अगर मैंने दो स्पेस डाली गलती से, इसमें एक ही स्पेस है, तो कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं नहीं सर ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, बट वो स्पेस भी काउंट कर, इसका फॉल्स है। एंड इवन अगर ये कैपिटल होता फॉर एग्जाम्पल, देन फिर भी ये फॉल्स है, सो दिस विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स, तो एल्स नॉट इक्वल। बट बहुत बार हमें विदाउट
कंपेयरिंग द केस, मतलब केस इग्नोर करके कंपेयर करना है। तो उस केस में हम एक और एक फंक्शन का यूज कर सकते हैं, इक्वल्स इग्नोर केस। तो मैं इसको जस्ट नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ, देन यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस फंक्शन। हाँ सी, अगर ये str11 str12, अगर मैंने ए को कैपिटल लिया रहा, ए कैपिटल लिया और इसको स्मॉल लिया, तो अगर अभी इक्वल्स का क्या आएगा? फॉल्स। सो आई जस्ट मेंशन हियर द आउटपुट इज ट्रू, बट यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। बट अभी अगर मुझे केस इग्नोर करके कंपेयर करना है, जैसे जब आप जीमेल या किसमें लॉग इन करते हो, तो वहां पे एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी यूजर नेम का जो केस है वो मैटर नहीं करता। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अभी मेरा ईमेल आईडी expert123@gmail.com, तो मैंने अगर expert123@gmail.com सब कुछ कैपिटल में भी डाला, फिर भी वो काम करे। पर पासवर्ड जो है वो केस सेंसिटिव होता है। और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि सपोज मतलब एक लिस्ट ऑफ सपोज 1 लाख नेम्स है, और उसमें हमें चेक करना एक स्पेसिफिक नेम है कि नहीं, या सपोज एक स्पेसिफिक आधार नंबर है या नहीं। अभी कभी कभी जब वो आधार नंबर एंटर हुआ था, तो गलती से जो भी वो डेटा एंट्री ऑपरेटर था, उसने शायद से मतलब वो लोअर केस में एंटर किया होगा। तो जस्ट बिकॉज वो केस मैच नहीं हो रहा है, इट शुड नॉट कम कि इट इज नॉट प्रेजेंट, बराबर। तो वहां पे इक्वल्स इग्नोर केस बेस्ट। जहां पर केस मैटर नहीं करता, वहां पे इक्वल्स इग्नोर केस सबसे अच्छा। बट मेनली जहां पे केस मैटर करता है, जैसे पासवर्ड एंड ऑल, बिकॉज बहुत बार पासवर्ड सेम भी होता है दो लोगों का, बट वो केस मतलब कभी कभी वो केस अलग होता है, तो इट कम्स नॉट मैचिंग, तो वहां पे वी यूज इक्वल्स। ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा? द टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल एंड नॉट, सो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका ट्रू होगा, आउटपुट इज ट्रू, बिकॉज मैंने इक्वल्स इग्नोर की फंक्शन कॉल किया। और ये 11 और 12 आएगा श्री। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। इसको मैं जस्ट अपलोड करता हूँ एंड ग्रुप पे डालता हूँ, तब तक आप जस्ट ये गो थ्रू कीजिए। I'll just come in 5 minutes, then we'll continue with the, मतलब इसी प्रोग्राम में कुछ और मेंबर फंक्शंस बचे। एंड वन मोर थिंग, इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर केस जनरली हम किस टाइप के प्रोग्राम्स में यूज करते हैं? विच प्रोग्राम मतलब सर्चिंग के लिए। लाइक जो हमने सर्चिंग का देखा था ना, 1D array, कि आपको एरे में इनपुट लेना है एंड देन चेक करना है वेदर एन एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट इन द एरे। तो सर्चिंग के एल्गोरिदम्स में ये इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस यूज होता है। हाँ, लीनियर सर्च और इवन बाइनरी सर्च, फॉर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स बेसिकली, इफ द इक्वल और नॉट। बट अगर मुझे सॉर्टिंग करना है, तो वहां पे इसके बाद एक मेंबर फंक्शन है जिसका नाम है कंपेरेटिव, तो वहां पे कंपेयर टू यूज होता है। ठीक है, ठीक। इसका जो पार्ट 2 है इसी प्रोग्राम का, विल जस्ट कंटिन्यू इन 5 मिनट्स। यू कैन गो थ्रू, विल गो ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन नाउ। सो जो अगला फंक्शन है वो है कंपेयर टू एंड कंपेयर टू इग्नोर केस। सो अगर मैं इसका ही एग्जांपल ले लूं, इसको कॉपी करता हूं नीचे। सपोज इसको str13 नाम देता हूं और str14। नाउ इफ आई कॉल अ फंक्शन कॉल कंपेयर टू, तो नाउ कंपेयर टू फंक्शन क्या करेगा? ठीक है, कंपेयर टू फंक्शन जैसे आपने सी में एक एस टी आर एक strcmp नाम का फंक्शन पढ़ा होगा सी में। वो क्या करता है? दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है, एंड व्हेन इट्स कंपेयरिंग द स्ट्रिंग्स, वो उन्हें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करता है। तो कंपेयर टू का काम भी वही है। कंपेयर टू क्या करेगा कि वो दो स्ट्रिंग वैल्यू कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करेगा। और ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन तब तक कंटिन्यू होगा जब तक इट डजंट कम अक्रॉस नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स। जब वो नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स पे आएगा, तब वहीं पे वो कंपैरिजन स्टॉप करेगा, और फिर वो चेक करेगा कि दोनों नॉन मैचिंग कैरेक्टर में किसकी यूनिकोड वैल्यू, मतलब ASCII वैल्यू ज्यादा है, और उस स्ट्रिंग को ग्रेटर स्ट्रिंग कंसिडर करेगा।
इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज str1 की वैल्यू है abcdf एंड str2 इज abm। ओके, तो अभी जब ये कंपेयर करेगा तो क्या करेगा? पहले फिर इसको ab ले। नाउ यहाँ पे अगर मैंने पूछा कौन सा स्ट्रिंग ग्रेटर है, और अगर मैंने लिखा str1 डॉट कंपेयर टू str2, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग सकता है कि यहाँ पे str1 एज अ ग्रेटर स्ट्रिंग कंसिडर होगा, क्योंकि str1 का लेंथ ग्रेटर है। तो पर एक्चुअली इसका आंसर है कि str2 ग्रेटर स्ट्रिंग कंसिडर होगा, क्योंकि जब वो कंपेयर करेगा तो क्या करेगा कि दोनों स्ट्रिंग में इट विल कंपेयर द कैरेक्टर एट द सेम इंडेक्स। तो ए और ए कंपेयर करेगा, फिर इसका सेकंड कैरेक्टर बी, और ये भी कंपेयर होगा, सी और ई कंपेयर होगा। नाउ व्हेन इट कम्स अक्रॉस नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स सी एंड ई एट द सेम इंडेक्स, वो चेक करेगा कि किसकी ASCII वैल्यू ग्रेटर है। तो यहाँ पे ई की ASCII वैल्यू ग्रेटर है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग कौन सा था जिसपे कंपेयर टू कॉल हुआ है, इट इज str1। तो str1 जो स्ट्रिंग वैल्यू है, मतलब str1 में जो c है, उसमें से e की यूनिकोड वैल्यू मतलब ASCII वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, और इसका आउटपुट वो आएगी। तो c की ASCII वैल्यू क्या है? रिटर्न्स ASCII वैल्यू और यूनिकोड वैल्यू ऑफ c माइनस यूनिकोड वैल्यू ऑफ e। अभी c का ASCII वैल्यू 99 है, और e का यूनिकोड वैल्यू मतलब ASCII वैल्यू 101 है, तो 99 माइनस 101 इसको -2 है। और str1 जो है, it will be considered as smaller string compared to str। ओके, तो आई होप ये क्लियर है सबको। तो कंपेयर टू मेनली यहाँ पे यूज होता है इन सॉर्टिंग ऑफ स्ट्रिंग्स। एंड वन मोर थिंग, इस केस में इसका आउटपुट 0 आएगा, मतलब अगर दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज इक्वल है देन इट विल रिटर्न 0। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग से ग्रेटर है तब वो पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू रिटर्न करेगा, और हा, कारण ते आम्ही झिरोशी कंपेअर केलं, म्हणजे कसे रोन ह्याची जी रिटर्न व्हॅल्यू आहे ती आम्ही झिरो सोबत कंपेअर करतो। सो अगोदर हा पार्ट रन होईल, आणि हा जे काय आउटपुट रिटर्न करेल ते झिरो सोबत मी कंपेअर करतो। सो ह्यानी जर झिरो रिटर्न केलं म्हणजे दोन्ही स्ट्रिंग इक्वल आहेत, तर हा कंडिशन ट्रू झाला। ठीक है, और उसी तरह से और एक फंक्शन है कि कंपेयर टू इग्नोर केस। ना कंपेयर टू इग्नोर केस जो है, जैसे इसका नाम बता रहा है कि वो केस इग्नोर करके कंपेयर कर, बट कंपेयर टू इग्नोर केस जो है वो इतना यूज नहीं होता कंपेयर टू ओनली कंपेयर। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा इग्नोर केस और यहाँ पे str15 और str16 लिखा, और ये ए कैपिटल, ठीक है, तो कंपेयर टू इग्नोर केस जो है वो केस इग्नोर करके कंपेयर करेगा, इसका भी आउटपुट आई थिंक 0 आएगा, बिकॉज इवन तो ये एक कैपिटल है और ये स्मॉल है, इसका आउटपुट 0, क्योंकि वो दोनों सेम कंसिडर। बट जैसे मैंने बताया कि ये जो कंपेयर टू इग्नोर केस फंक्शन है वो इतना यूज नहीं होता एज कंपेयर टू द अदर फंक्शन विच इज कंपेयर। सॉर्टिंग ऑफ स्ट्रिंग्स में मोस्टली जो कंपेयर टू है वो यूज होता है, नॉट कंपेयर टू इग्नोर केस। बट ये जस्ट एक सिलेबस का हिस्सा था इसलिए मैंने ये भी कवर किया। ओके, कुछ और फंक्शन देखते हैं स्ट्रिंग क्लास के। तो और एक मेंबर फंक्शन, अभी बाकी के फंक्शंस काफी इजी है। लेंथचा का? नाही, नाही. ॲक्चुअली कसं आहे तिथे म्हणजे आम्हाला जे प्रीडिफाईन्ड फंक्शन नसतो त्यासाठी, बट आम्हीच म्हणजे इफ मग टाकू शकतो ना कंडिशन, की str3 डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू str4 डॉट लेंथ, ते बरंच सोपं आहे। नाउ और कुछ फंक्शन बचे वो कवर करते हैं। जस्ट आई ओपन द लिंक ऑफ द नेक्स्ट बैच।
सो द नेक्स्ट फंक्शन इज, सपोज इसका नाम लिखा str17, सपोज मैं लिखा इंडिया इज माई कंट्री, तो str17 डॉट स्टार्ट्स विथ, और मैं इंडिया, स्टार्ट्स विथ क्या करेगा, स्टार्ट्स विथ जो है, सो जो स्टार्ट्स विथ नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन है, इट विल चेक वेदर str17 की जो स्ट्रिंग वैल्यू है, डज इट स्टार्ट विथ द वर्ड इंडिया और नॉट। अगर वो इंडिया वर्ड से शुरू हो रहा है तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसमें ये इंडिया वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका आउटपुट ट्रू आएगा। हो, फक्त ट्रू आणि फॉल्स। और उसी तरह से अगर मैंने ऐसे लिखा होता str17 डॉट एंड्स विथ कंट्री, अगर मैंने एंड्स विथ इंडिया किया होता तो फॉल्स आता, बट एंड्स विथ कंट्री किया तो इसका भी आउटपुट ट्रू ही आएगा। आउटपुट इज okay. Okay, so I hope this function is clear to everyone. Now, next function is, suppose string str18 इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस लिखे, abc लिखा, बीच में स्पेस डाला और एंड में स्पेस डाला। ना अगर मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग के सारे स्पेसेस रिमूव करने स्ट्रिंग वैल्यूज, बट मुझे बीच के स्पेसेस एज इट इज रखने, तो उसके लिए ट्रिम नाम का फंक्शन होता है। तो ये ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, ट्रिम फंक्शन जो है इट विल रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग जिसमें स्टार्ट और एंड के स्पेसेस जो है वो रिमूव होंगे और बाकी के स्पेसेस एज इट इज रहेंगे। सो इट विल क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग, रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग वेर ए के पहले जो स्पेस थे और एफ के बाद जो स्पेस है वो रिमूव होंगे रोहन, और सी और डी के बीच में जो स्पेस थे वो एज इट इज रहेंगे। और इसको मैं अभी डिस्प्ले करूंगा, और ये क्या आएगा, द ट्रिम्ड स्ट्रिंग इज प्लस str18। ना उसी तरह से और एक फंक्शन है जिसका नाम रिप्लेस है। ना ये रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, अगेन इसको एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करता हूँ। सपोज मेरी स्ट्रिंग वैल्यू ऐसी है एबीसी डीएफ एबीसी एबीसी, और मुझे जहां जहां एबीसी आया है उसको एक्स वाई जेड से रिप्लेस करना है, तो मैं रिप्लेस फंक्शन कॉल कर सकता हूँ और ऐसे लिख सकता हूँ रिप्लेस एबीसी कॉमा एक्स वाई जेड। तो ये क्या करेगा, जहां जहां उसे एबीसी मिलेगा वो एक्स वाई जेड से रिप्लेस होगा। तो द रिप्लेस स्ट्रिंग इज str90। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एक्स वाई जेड डी एफ एक्स वाई जेड, जहां जहां एबीसी मिला है वहां पे वो उसने एक्स वाई जेड डाला। तो इसी तरह से अगर मुझे सारे स्पेस रिमूव करने हैं स्ट्रिंग में से, मतलब सपोज मेरे पास एक str20 नाम का स्ट्रिंग है और मुझे स्टार्ट के भी स्पेस रिमूव करने, एंड के भी रिमूव करने और बीच के भी रिमूव करने, तो हम यहाँ पे ट्रिम के बदले रिप्लेस फंक्शन कॉल कर सकते रहो, और रिप्लेस में हम ऐसा लिख सकते हैं स्पेस कॉमा एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब ये क्या करेगा, जहां जहां उसे स्पेस मिलेगा इट विल रिप्लेस इट विद एम्प्टी स्ट्रिंग। और ये मैंने फिर से str20 को असाइन किया, तो ये क्या करेगा, दिस विल रिमूव ऑल द स्पेसेस, द स्ट्रिंग आफ्टर removing all the spaces is str20 बराबर। बरोबर ना, सगळे स्पेस रिमूव म्हणजे जिथे जिथे स्पेस आहे त्यांनी एम्प्टी स्ट्रिंग रिप्लेस किया। सो यहाँ पे मैंने दो डबल कोट्स के बीच में स्पेस डाला, यहाँ पे विदाउट स्पेस मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज स्पेस दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और एक दो फंक्शन है, तो और एक फंक्शन है अगर मुझे इसको स्प्लिट करना है, मीन सपोज मेरी स्ट्रिंग वैल्यू इंडिया में कंट्री है, फेराइट स्ट्रिंग 21 ईयर, और मुझे इसको स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट करना है, तो str21 डॉट स्प्लिट स्पेस। तो स्प्लिट नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है स्ट्रिंग क्लास में,
और ये स्प्लिट फंक्शन जो है वो ये कैसे करेगा, वर्क कैसे करेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने स्प्लिट में स्पेस पास किया, तो जब तक उसे जब तक उसे स्पेस नहीं मिलता वो कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करेगा, और जब उसे स्पेस मिलेगा तो वहीं पे वो एक्सट्रैक्शन स्टॉप करेगा। अगेन जब स्पेस मिलेगा उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वहां से वो एक्सट्रैक्टिंग शुरू करेगा, और वो कंटिन्यू जब तक उसे नेक्स्ट स्पेस नहीं मिलता। और इसको वो स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट करेगा, और स्प्लिट करने के बाद वो बेसिकली एक यहाँ पर एक एरे रिटर्न करेगा, और उस एरे में कितने सबस्ट्रिंग होंगे, 4 सबस्ट्रिंग। वो एक इंडिया, देन इज माय कंट्री, और वो जो एरे रिटर्न हुआ है वो ARR1 को असाइन हुआ। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करता हूँ, द एरे आफ्टर स्प्लिटिंग इज, और हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं, I इज इक्वल टू 0, I लेस देन, इंट आई इक्वल टू 0, I लेस देन ARR 1 डॉट लेंथ आएगा। अभी एरे में जो लेंथ है, देखिए मैंने इसके लिए ब्रैकेट यूज नहीं की, क्योंकि एरे का जो डेटा मेंबर लेंथ है वो, एरे का जो लेंथ है वो फंक्शन का नाम नहीं है, वो एक प्री डिफाइंड डेटा मेंबर का नाम, और यहाँ पे आई प्लस प्लस है, और यहाँ पर हम ARR को डिस्प्ले कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ARR1 ऑफ आई। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल स्प्लिट द स्ट्रिंग। एक लास्ट इसमें फंक्शन बचा था 22। अगर मुझे सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है DF ABC, अगर मैंने लिखा str22 डॉट इंडेक्स ऑफ, सो ये इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करेगा, इट विल चेक कि ABC का फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे है, और वो फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स रिटर्न करेगा। मतलब यहाँ पे ABC का जो फर्स्ट अकरेंस आएगा उसका वो स्टार्टिंग इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो ABC का फर्स्ट अकरेंस यहाँ पे है, तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है, ए, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स, मतलब वो ए का इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो ए का इंडेक्स इसमें क्या 4 है, तो आउटपुट इज 4। क्लियर। और अगर इफ ABC was not present in it, then index of returns -1। In that case वो -1 रिटर्न करेगा। कीप इन माइंड। एंड उसी तरह से एक लास्ट फंक्शन है एक्चुअली, और उसके बाद और एक फंक्शन है लास्ट, लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो अगर मैंने लिखा str22 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, हाँ मुझे फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लास्ट इंडेक्स ऑफ नाम का फंक्शन कॉल किया। तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, ABC का जो लास्ट अकरेंस का इंडेक्स है वो रिटर्न करेगा। अब ABC का लास्ट अकरेंस यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो इसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, मतलब इसमें जो ए आता है क्षितिज उसका इंडेक्स रिटर्न होगा। इसका क्या आएगा रोहन, 8 आएगा, आई थिंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब, सो इसका आउटपुट 8 आएगा। ओके, एंड सिमिलरली देर इज अ फंक्शन कॉल्ड कंटेन्स। तो आई जस्ट एज ऑफ नाउ मैं जस्ट फंक्शन कॉल करता हूँ str22 डॉट कंटेन्स। तो कंटेन्स फंक्शन इतना ही चेक करेगा कि वो जो सबस्ट्रिंग हमने पास किया है वो उस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है या नहीं। अगर वो स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि str22 में ABC सबस्ट्रिंग मौजूद है, तो ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स में आउटपुट रिटर्न करता है। सो आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू एवरीवन। इसको मैं डायरेक्टली रन करता हूँ, आप इवन बाद में घर जाके प्रोग्राम और एक बार रन कर सकते हो, और आउटपुट को आप प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, सो वी कैन स्टॉप फॉर टुडे, और